तो कल की हम लोगों की जो क्लास थी उस क्लास में हम लोगों ने बेसिकली एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में बात की थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अभी टॉपिक क्लियर है कि आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं। आज हम लोग किसी भी चैप्टर में जब भी पढ़ाई करते हैं तो वहाँ पे हम लोग केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जब आप लिखते हो तो बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, जिन रूल्स के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे, अपनी केमिकल रिएक्शन लिखोगे। ठीक है, जिसको हम कहेंगे कि हाँ करके ये केमिकल रिएक्शन हमारी परफेक्ट है, बैलेंस्ड है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरीके की बातें। तो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखने के रूल्स क्या हैं। तो अगर मैं किसी एक केमिकल रिएक्शन की बात करूं, जैसे कि मान लेते हैं, तो इन जनरल हम किसी भी चीज़ को केमिकल रिएक्शन कहते कब हैं। अब 3 दिन हो गए हम लोगों को ये क्लास स्टार्ट हुए, तो अब तक तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है इसका ये मतलब पता हो जाना चाहिए। जैसे कि जब भी कोई भी आपका ओल्ड सब्सटेंस कन्वर्ट होता है किसमें, आप लोगों के न्यू सब्सटेंस में। ठीक है, सच दैट कि आपके न्यू सब्सटेंस की और ओल्ड सब्सटेंस की अगर प्रॉपर्टीज़ को हम कंपेयर करें तो आपको कोई भी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सेम नहीं मिलती। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ क्या नहीं मिलती, सेम नहीं मिलती। तो ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शंस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, आप लोगों की केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, ओके ओके। तो अब यहाँ पर बस एक चीज़ अपने दिमाग में याद रखो कि ये जो वर्ड मैं बोल रही हूँ कि ओल्ड सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस, अच्छा नहीं लगता ना ऐसा सुनने में, है ना। अब मतलब कुछ अच्छा लगना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए, राइट, उसको कुछ प्यारा सा नाम देना चाहिए। तो एक्चुअली ये जो वर्ड होता है ओल्ड सब्सटेंस, इस ओल्ड सब्सटेंस को जो नाम दिया जाता है केमिस्ट्री की लैंग्वेज में, ठीक है, यानी कि रिएक्शन होने से पहले, ठीक है, केमिकल रिएक्शन होने से पहले, दैट इज नोन एज आप लोगों का रिएक्टेंट्स। ठीक है, उसको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। और रिएक्शन हो जाने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उस पर्टिकुलरली उस नए सब्सटेंस को बेसिकली आप क्या कहते हो, प्रोडक्ट कहते हो। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में 2 टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो आपके पास सिर्फ एक हो, मतलब एक ही ओल्ड सब्सटेंस हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, अब देखो आपके पास है CaCO3। अगर आप इसको हीट करते हो तो क्या बनता है, CaO + CO2। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ पे रिएक्टेंट कितना है, रिएक्टेंट तो यहाँ पे एक ही है, और यहाँ पे प्रोडक्ट कितने हैं, प्रोडक्ट यहाँ पे 2 हैं, एक CaO और एक आपका CO2। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि मैं ऐसा लिख रही हूँ कि ओल्ड सब्सटेंस इक्वल टू रिएक्टेंट, तो ओल्ड सब्सटेंस सिर्फ एक ही होता है। ठीक है, वो आप लोगों का मोर देन 1 हो सकता है, हाँ, बट 0 नहीं होगा। अगर आप ओल्ड सब्सटेंस को 0 ले लोगे तो फिर रिएक्शन होगी ही कैसे। अच्छा, अब जैसे दूसरी रिएक्शन लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको लिख के दिया हुआ है H2 + Cl2 और इन लोगों ने मिलकर बनाया HCl। अब तुम बताओ यहाँ पे कितने रिएक्टेंट है, यहाँ पे रिएक्ट होने वाले कितने रिएक्टेंट है, 2, और यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कितना है, 1। तो प्रोडक्ट हो सकता है आपको 2 ना मिलके इस बार कितना मिल रहा हो, 1 मिल रहा हो, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे ये भी हो सकती है, वैसे तो और भी बहुत सारी हो सकती है बट मैं सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। जैसे कि मान लो जिंक प्लस आपने ले लिया HCl, आपके पास प्रोडक्ट बना ZnCl2 और यहाँ पे बन गया आप लोगों का H2। तो अब यहाँ पे देखो रिएक्टेंट कितने हैं, यहाँ पे रिएक्टेंट बराबर 2 है और यहाँ पे प्रोडक्ट बराबर भी 2 है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, कि दोनों तरफ आपको इक्वल नंबर ऑफ क्या दिख रहे हो, सब्सटेंसेस दिख रहे हो। एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, जैसे अगर मैं ये लिख दूँ Ag + HCl, तो हम लोगों को पता चलेगा आगे की क्लासेस में कि इसको लिखते हैं हम नो रिएक्शन, यानी कि हमने रिएक्टेंट तो लिए हैं, कितने लिए हैं, 2 लिए हैं, लेकिन उससे आपको प्रोडक्ट नहीं मिला। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप कभी भी किसी भी 2 चीज़ों को मिक्स कर दो तो प्रोडक्ट बनना ही बनना है, ऐसा नहीं होता। हो सकता है आप जिन 2 चीज़ों को मिक्स कर रहे हो उन 2 चीज़ों को मिक्स करने से आपका प्रोडक्ट नहीं भी बन रहा हो,
ये भी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि जो भी ओल्ड सब्सटेंसेस होते हैं रिएक्शन होने से पहले, यानी कि उनको केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, रिएक्टेंट्स कहा जाता है, और जो नए सब्सटेंस बनते हैं उनको क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट। ऐसा कोई रूल नहीं होता कि रिएक्टेंट सिर्फ एक होता है, दो होते हैं, तीन होते हैं, दे कैन बी एनीथिंग। हाँ, बट रिएक्टेंट कैन नेवर इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप लोगों को ये बात ध्यान में रखनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता, है ना। आप बोलोगे कि रिएक्टेंट जीरो है, इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब तो आपने रिएक्टेंट को क्या लिया है, लिया ही नहीं है। ठीक है, रिएक्टेंट को आपने लिया ही नहीं है। रिएक्टेंट कैन नेवर बी जीरो। ठीक है, वो क्या नहीं हो सकता, कभी भी जीरो नहीं हो सकता। क्या प्रोडक्ट भी मैडम कभी जीरो नहीं हो सकता? नहीं, प्रोडक्ट आपका जीरो हो भी सकता है और प्रोडक्ट आपका जीरो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट में भी जीरो और मे नॉट बी जीरो, दोनों यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती है। हमें कैसे पता चलेगा कि वहाँ पे जीरो होगा प्रोडक्ट की नहीं होगा? तो इसी चैप्टर में हम लोग आगे सीखेंगे। फिलहाल अभी आज का हमारा क्लास का एम क्या है कि हम लोग बेसिक केमिकल रिएक्शंस को पढ़ते वक्त जो रूल्स यूज करते हैं उन रूल्स को हम लोग क्या करें, सीख सके। ठीक है, तो अभी जैसे कि ये बात हो गई, आपको पता चल गया कि रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, आपको ये पता चल गया कि प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलो अब आगे बातचीत करते हैं रूल्स की। देखो, रूल नंबर 1 पे अगर मैं बात करूँ तो ऐसा है कि हम लोगों ने कुछ कन्वेंशंस बनाए हैं। अब जैसे तुम लोग जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हो तो तुमने कैसा है, कन्वेंशन बनाया है। कैसा कि जो आपका बैटरी का बड़ा मतलब पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसको ऐसे बड़ी डंडी से इंडिकेट करते हो, जो छोटा होता है उसको ऐसे स्मॉल डंडी से इंडिकेट करते हो, है ना। आपने कन्वेंशंस बनाए ना कुछ, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस बनाते हैं कि जितने भी ओल्डर सब्सटेंसेज है, ओल्डर यानी कि कौन, रिएक्टेंट्स को हमेशा हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे। हमारे हाथों से जो लेफ्ट होगा ना, हमारे लेफ्ट हैंड साइड में। और जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उन सारे प्रोडक्ट्स को कहाँ लिखा जाएगा, उन लोगों को कहाँ लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड में लिखा जाएगा। सारे रिएक्टेंट्स लेफ्ट में लिखे जाएंगे, सारे प्रोडक्ट्स राइट में लिखे जाएंगे। ऐसा इसीलिए ताकि जब भी दुनिया में आप कोई भी किताब पढ़ो तो उस किताब में जब भी कोई केमिकल रिएक्शन रहे तो उस केमिकल रिएक्शन को देखकर हमें हमारे दिमाग में क्लियरिटी हो कि अच्छा हाँ, क्या इसको रिएक्टेंट कहते हैं और इसको प्रोडक्ट कहते हैं। हमें किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पता चले अगर इस तरीके से सब लोग अपने अपने कन्वेंशंस लेने लगेंगे तो क्या हो जाएगा, हो सकता है मेरी नज़र में जो चीज़ रिएक्टेंट हो तुम्हारी नज़र में वो चीज़ हो सकता है प्रोडक्ट हो, इसीलिए ऐसा नहीं करते। ठीक है, अच्छा, रूल नंबर 2 जो हम लोगों को ध्यान रखना है, हम लोगों को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जैसे अगर मैं कहूँ रिएक्टेंट का सिंबल R है और अगर मैं ये कहूँ कि प्रोडक्ट का सिंबल P है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इनके बीच में मुझे क्या लगानी होती है, एरो लगानी होती है। अब एरो मुझे इस तरीके से लगानी होती है कि जो एरो का हेड होता है, हेड मतलब उसका जो एरो वाला पार्ट होता है, वो एरो वाला पार्ट किसकी तरफ होना चाहिए, प्रोडक्ट की तरफ होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं बेसिकली आपकी एरो का, इसको कहते हैं हेड। ठीक है, और जो बिना एरो वाला पार्ट है यानी कि ये वाला हिस्सा, ये बेसिकली कहाँ पे होना चाहिए, आप लोगों के रिएक्टेंट की तरफ यानी कि टेल की तरफ। तो ये होता है आपका दूसरा रूल कि रिएक्टेंट को लेफ्ट में तो लिखते ही लिखते हैं, प्रोडक्ट को राइट में तो लिखते ही लिखते हैं, बट दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए हम एरो लगाते हैं। जैसे मैथ्स में क्या होता है, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आप लेफ्ट में लिखते हो, कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आप राइट में लिखते हो, और दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए बोलो तुम क्या करते हो, दोनों को सेपरेट आउट करने के लिए आप वहाँ पे बीच में इक्वल टू का सिंबल यूज़ करते हो। तो वैसे ही यहाँ पे आप काय का सिंबल यूज़ कर रहे हो, आप एरो का सिंबल यूज़ करते हो। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब कैसा होता है लाइक मैथ्स, जैसा कि मैंने अभी ऊपर बताया, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैडम रिएक्टेंट तो सिर्फ एक ही होगा ना, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट तो पॉसिबल नहीं है, एक ही रिएक्टेंट होगा। मैंने ऐसा कहा कि कभी भी नहीं, रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, प्लीज़ कीप इन माइंड, रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट भी कितने भी हो सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं एक ही आप लोगों का रिएक्टेंट होगा या फिर आपके लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा, ऐसा तो नहीं होता। रिएक्टेंट बहुत सारे हो सकते हैं आपके पास,
प्रोडक्ट बहुत सारे हो सकते हैं आप लोगों के साथ। फिर तो ऐसे केस में अगर मान के चलें मेरे पास 3-4 रिएक्टेंट है, मान के चलो मेरे पास 3-4 रिएक्टेंट है सच दैट R1, R2, R3, R4 और इन सारे रिएक्टेंट्स को मुझे लिखना है। मान लेते हैं मेरे पास प्रोडक्ट भी 2-3 है, लेट्स से P1, P2, P3। तो कैसा है, अभी इनको जब लिखा जाता है ढेर सारे रिएक्टेंट्स को या फिर जब ढेर सारे प्रोडक्ट्स को, है ना, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट के बीच में एक सिंबल इंसर्ट करते हैं प्लस साइन का, जो इस बात को बताता है कि ये सारे के सारे कौन है, आप लोगों के रिएक्टेंट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों के क्या हैं, रिएक्टेंट्स हैं। बराबर, ठीक है, बराबर। अच्छा, और उसके अलावा अब जो राइट साइड है, राइट साइड में क्या है, आप लोगों के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो ऐसे में हर प्रोडक्ट्स के बीच में हम लोग कौन सा सिंबल इंसर्ट करते हैं, पॉजिटिव। यानी कि जब आपके पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में ज़्यादा रिएक्टेंट आए या ज़्यादा प्रोडक्ट आए, तो ऐसे केस में आप क्या करते हो, ज़्यादा रिएक्टेंट या ज़्यादा प्रोडक्ट मिलने को आप वहाँ पे बस शांति से क्या करना, उन सारे रिएक्टेंट और उन सारे प्रोडक्ट्स के बीच में बताओ क्या कर देना, आप एकदम प्यार से प्लस 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 का साइन वहाँ पे क्या करना, लगा देना। इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग कहते हैं हमारा रूल नंबर 3। क्या ये क्लियर है? ओके। अब आते हैं रूल नंबर 4 पे। देखो रूल नंबर 4 ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है रूल नंबर 4, समझते हैं इस बात को। तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि जो हमारा वाटर होता है यानी कि पानी H2O, ये महाराज H2O आपकी तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं और इन तीनों स्टेट्स को हम बहुत ही आसानी से अचीव भी कर लेते हैं। यानी कि आपने पानी H2O का सॉलिड फॉर्म, उसका आइस फॉर्म भी देखा है, आपने H2O का लिक्विड फॉर्म भी देखा है, आपने उसका वेपर वाला फॉर्म भी देखा है, यानी कि आपने उसके तीनों स्टेट्स देखे हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि हर चीज़ के अपन तीनों स्टेट्स देख पाएँ, नहीं होता है। कई कई लोगों को अगर आपको सॉलिडिफाई करना है तो सॉलिडिफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, बहुत उनका मान लेते हैं हाई प्रेशर लगाना पड़ता है, जो कि इंडस्ट्रीज़ में पॉसिबल होता है, हमारे घर में पॉसिबल नहीं होता, बहुत लो टेम्परेचर करना पड़ता है। तो ऐसे में हम लोग उन लोगों का लेट्स से सॉलिड फॉर्म नहीं दिख पाते। अब जैसे लिक्विड ऑक्सीजन होती है, क्या ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होती है? होती तो है, बट क्या तुमने देखी है? नहीं देखी। क्या कर सकते हैं, ठीक है, हो सकता है तुम में से किसी ने देखी हो, भैया मैंने तो नहीं देखी, है ना। लिक्विड ऑक्सीजन तो है, देखो समझ में आ रही बात। तो कैसा है, बहुत सारे आप लोगों के पास ऐसे, ठीक है, आप लोगों के पास ऐसे क्या होते हैं, केमिकल्स होते हैं जिनकी तीनों स्टेट्स हम लोग नहीं देख पाते, पॉसिबल नहीं होता। बट वाटर एक ऐसा पर्टिकुलर है जिसकी तीनों स्टेट्स हमने देखी हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ उसके सॉलिड फॉर्म की, यानी कि आइस, तो भले ही वो दिखने में यार सॉलिड दिखता हो, बट उसका फॉर्मूला तो H2O ही होता है ना। फॉर्मूले में आपको क्या कोई चेंज देखने को मिलता है? नहीं। अगर मैं बात करूँ उसका छोटा भाई यानी कि पानी, यानी कि वाटर, तो अगर मैं वाटर के फॉर्मूले की बात करूँ तो वाटर का भी तो फॉर्मूला बोलो कितना होता है, H2O ही होता है ना। और अगर मैं बात करूँ आप लोगों के किसकी, आप लोगों के उसके और छोटे भाई की, यानी कि गैस की, तो उसका फॉर्मूला भी H2O होता है। क्या ये बात समझ रहे हो कि इसका फॉर्मूला भी H2O होता है। तो ऐसे केस में ये तीनों सेम ही चीज़ें हैं, बस इनकी स्टेट्स अलग हैं, बट तीनों के फॉर्मूलेज अलग हैं। बस क्या नहीं मैडम, तीनों के फॉर्मूलेज कहाँ अलग है, तीनों के तो फॉर्मूले सेम है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कल को कोई एक रिएक्शन लिखी है, वहाँ पे मैंने लिख दिया H2O प्लस R2 और यहाँ पे मैंने लिख दिया P, ऐसा लिख दिया। इसका मतलब ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में H2O आप लोगों का क्या है, रिएक्टेंट है। लेकिन जो H2O एक रिएक्टेंट है, मतलब वो आपका ओल्डर सब्सटेंस है। तो अब एक पढ़ने वाले इंसान को तुम्हें नहीं लगता कि कंफ्यूजन होगा कि मैडम आप H2O लिख दी हो सिंपली, अब भैया कौन सा H2O बताओ तो सही, मतलब रिएक्शन में मैं पानी डालूं, रिएक्शन में मैं बर्फ डालूं, कि रिएक्शन में मैं स्टीम डालूं, मैं रिएक्शन में क्या डालूं, अब बताओ तो सही। एग्जैक्टली यही बातचीत चल रही थी हमारे बीच में कि जब भी हम किसी भी रिएक्शन में
किसी भी सब्सटेंस को लिखते हैं तो हम लोगों के लिए बहुत नेसेसरी होता है, ठीक है, कि हमको उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की वहाँ पे फिजिकल स्टेट मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि जब आप फिजिकल स्टेट मेंशन करते हो तो फिजिकल स्टेट मेंशन करने से पढ़ने वाले सामने वाले इंसान को पता चलता है कि उस रिएक्शन में पानी प्रोड्यूस हो रहा है, गैस प्रोड्यूस हो रही है, कि या फिर आइस लेट से आखिर वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है तो किस फिजिकल स्टेट में वो प्रोड्यूस हो रहा है ना, किस फिजिकल स्टेट में वो प्रोड्यूस हो रहा है, ये सारी बातचीत पता चलती है। तो रूल नंबर 4 ये रहता है कि आप लोगों को कोई भी आप सब्सटेंस यूज करो, कोई भी सब्सटेंस, आपको ये बताना चाहिए कि उस पर्टिकुलर सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट क्या है। मतलब वो सब्सटेंस आप क्या कर रहे हो, सॉलिड फॉर्म वाला यूज कर रहे हो, कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस आप लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहे हो, कि वो पर्टिकुलर सब्सटेंस आप गैसियस फॉर्म में यूज करो। सिंपली लिख देना कि हाँ करके बस खत्म, ऐसा नहीं होता। जैसे CO2 गैस फॉर्म में भी होता है और CO2 आप लोगों का सॉलिड फॉर्म में भी होता है। जब हम लोग बातचीत करते हैं ना सॉलिड CO2 की, तो सॉलिड CO2 को एक नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं ड्राई आइस। तो अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन कर रहे हो तो आपको वहां पे बताना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपने लिख दिया कि मैडम CO2 यूज की। क्यों मैडम, आपको तो समझना चाहिए ना कि CO2 गैस होती है। मैं मानती हूँ कि CO2 एक नेचुरली फॉर्म में गैस के जैसे पाई जाती है, बट इट डजंट मीन्स ना कि इसका सॉलिड फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो आप बताइए प्लीज कि आप कौन सा वाला CO2 मेंशन कर रहे हैं, ताकि एक सामने वाला इंसान जो उस रिएक्शन को रीड कर रहा है उसको वो इंफॉर्मेशन पता चले कि हाँ करके इस पर्टिकुलर रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स यूज किए गए हैं उनकी फिजिकल स्टेट ये है, जो प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं उनकी फिजिकल स्टेट ये है, ठीक है। या फिर हम लोगों को आइडिया हो कि हमें कौन सी स्टेट का वहां पे केमिकल डालना है और कौन सी स्टेट का केमिकल हम लोगों को वहां पे नहीं डालना है, ठीक है। ये इस तरीके से ये सारी जानकारी आपको तभी मिल पाएगी जब एक इंसान जो केमिकल रिएक्शन लिख रहा है वो क्या करेगा, वहां पे मेंशन करेगा, किस चीज को मेंशन करेगा, फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करेगा, है ना, फिजिकल स्टेट्स, ताकि उस रिएक्शन को पढ़ते बराबर हमको ये समझे कि अच्छा करके इस पर्टिकुलर रिएक्शन को तो इसमें ये चीज डली है, अच्छा इसमें हमको ये फॉर्म हो रहा है, ये हमको पता चले, इंफॉर्मेशन हमको मिले, वो भी सही इंफॉर्मेशन। और उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से फिर हम जो भी आपकी आगे की केमिस्ट्री है उस आगे की केमिस्ट्री को बेहतरीन ढंग से क्या कर पाए, करवा पाए। तो फिजिकल स्टेट्स रिएक्शन में मेंशन करना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है आप लोगों का नेसेसरी होता है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा क्या होता है, नेसेसरी होता है, ठीक है। क्लियर है वाली चीज, ओके। तो अभी एक बात तुम्हें बस थोड़ी सी याद रखनी होगी यहाँ पे, कि अगर मैं यहाँ पे बातचीत कर रही हूँ कि फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करना नेसेसरी होता है, तो मैडम कौन सी फिजिकल स्टेट, तो देखो मैं मानती हूँ कि टोटल 5 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। बट कैसा है हम लोग उसके अलावा बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन, प्लाज्मा, बट इसमें आपको अपना दिमाग बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन और प्लाज्मा वाली फिजिकल स्टेट में नहीं दौड़ाना है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना सोचना है कि आपके पास 3 ही फिजिकल स्टेट्स हैं, और बोलो वो 3 फिजिकल स्टेट्स कौन सी हैं। एक है आप लोगों का सॉलिड, है ना, हो सकता है कि आपके पास जो सब्सटेंस बन रहा हो या फिर जो सब्सटेंस आपने डाला हो वो सब्सटेंस एक सॉलिड हो या फिर वो सब्सटेंस एक लिक्विड हो, यानी कि गैस, ठीक है, ये तरीके की। तो ऐसे केस में अगर आपके पास 3 प्रकार के सब्सटेंसेस हैं तो इन तीनों प्रकार के सब्सटेंसेस की फिजिकल स्टेट बतानी बहुत जरूरी है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक सब्सटेंस है कैपिटल A, मैं चाहती हूं कि मैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस A की क्या बताऊं, फिजिकल स्टेट तुमको बताऊं। तो मैं बोल रही हूं कि अरे ये तो सॉलिड है, तुम बोल रहे हो अच्छा मैडम लिख कर दिखाओ सॉलिड। तो हम लोग पगले जैसे सॉलिड की पूरी स्पेलिंग नहीं लिखते, है ना, वी आर गिविंग इट सिंबल। जैसे हम लोग सॉलिड के लिए जो सिंबल यूज करते हैं वो होता है S बराबर, हम लोग लिक्विड के लिए जो सिंबल्स यूज करते हैं वो होता है आपका L, हम जो गैस के लिए सिंबल यूज करते हैं वो होता है आप लोगों का G। ये इस तरीके का, ताकि किसी भी रिएक्शन के नीचे अगर आपको गैस का पता लगाना है तो अगर उसके नीचे अगर आपको G दिख रहा है
तो आप समझ जाओ करके कि उस रिएक्शन में क्या है, आप लोगों की गैस प्रोड्यूस हुई है या फिर गैस आपने यूज़ किया, अगर आपको जी वहाँ पे दिख रहा है तो। बट इन तीनों के अलावा हम थोड़े बहुत और चीज़ों को भी लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, या आगे के वक्त में जब रिएक्शन सिखाऊंगी ना तब इस पर हम लोग ज़्यादा बातचीत करेंगे। और हम लोग क्या लेते हैं, देखो कभी कभी हम एसिड्स यूज़ करते हैं या कभी कभी हम कोई ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं जिनमें हमको ये बताना होता है कि ये पर्टिकुलर केमिकल जो यूज़ किया जा रहा है ये पर्टिकुलर केमिकल डाइल्यूट है। अब व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डाइल्यूट, वी विल स्टडी इट लेटर। बट अगर आपको बताना हो कि कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस डाइल्यूट है, ठीक है, या फिर अगर मान लेते हैं मैं कोई एसिड यूज़ कर रही हूँ किसी केमिकल रिएक्शन में। अब एसिड दो टाइप के होते हैं, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। तो मुझे वहाँ पे बताना है कि मैंने वहाँ पे डाइल्यूट एसिड यूज़ किया है, क्योंकि क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनता है ना वो कई कई रिएक्शंस में इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एसिड डाइल्यूट लिया गया था कि आप लोगों का एसिड कंसनट्रेटेड लिया गया था। ठीक है, कई कई बार इस चीज़ पे भी डिपेंड कर जाता है। तो ऐसे केस में अगर आप कुछ भी अपनी मर्जी से ले लोगे तो फिर तो आपको वाला प्रोडक्ट नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो इसीलिए सामने वाला इंसान जो आपकी बुक को पढ़ रहा है, जो आपके रेफरेंस को पढ़ रहा है कि अच्छा कि इसने ऐसा लिया था तो मुझे भी ऐसा लेना है, उस इंसान के लिए हमें ये प्रॉपरली मेंशन करना होता है कि आप एसिड अगर ले रहे हो या कोई दूसरा केमिकल ले रहे हो तो वो आप डाइल्यूट ले रहे हो कि आप कंसनट्रेटेड ले रहे हो। जैसे मैंने ये बताया ना कि आप सॉलिड के लिए ये सिंबल यूज़ करो, इसके लिए ये सिंबल यूज़ करो, तो हमें ये भी बताना पड़ता है कि जो केमिकल आप ले रहे हो वो केमिकल आप लोगों का कैसा है। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सिंबल डिफाइन करने पड़ेंगे। किन के लिए, इनके लिए, बिल्कुल आप लोगों को इनके लिए भी सिंबल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। जैसे कि मैं डाइल्यूट के लिए जो सिंबल यूज़ करती हूँ दैट इज आप लोगों का DIL। ठीक है, डाइल्यूट के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है दैट इज DIL। और कंसनट्रेटेड के लिए जो सिंबल यूज़ किया जाता है दैट इज CONC। ठीक है, हम लोग क्या लिखते हैं, अगर कहीं भी DIL दिख रहा है इसका मतलब आप लोगों का वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कैसा है, डाइल्यूट है। CONC दिख रहा है मतलब आपका वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कैसा है, कंसनट्रेटेड है। इसके अलावा एक और तीसरी चीज़ होती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्वस। ठीक है, तो एक्वस के लिए अगर आपको सिंबल लिखना है तो a q, ये हम लोगों का सिंबल होता है। सो दीज आर द 4 or 6 सिंबल्स यू हैव which you use in order to describe a chemical reaction। यानी कि सिर्फ केमिकल रिएक्शन में एरो लगा देने से, सिर्फ उसको लेफ्ट साइड में लिख देने से, प्लस लगा देने से वो एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन नहीं बनती। वो ताकि एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन बने इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप इस तरीके से वहाँ पे क्या करें, सिंबल्स का प्रयोग करें, ताकि ये सिंबल का प्रयोग बोलो क्या करता है, आप लोगों की बुक को पढ़ने के जो दूसरा इंसान रिएक्शन कर रहा है वो इसको पता चले कि हाँ करके इस काम को ऐसे किया गया है, इसको ऐसे किया गया, इसको ऐसे किया गया, ये वाला ऐसे है, ये ऐसे है। क्लियर है वाली चीज़, बस ठीक है। अच्छा, तो ये इस तरीके का काम था हम लोगों का, किस केस में, आप लोगों के केमिकल रिएक्शंस के केस में। सो कितनी रूल्स को लेकर हम लोगों ने बताओ अभी तक बातचीत कर ली, हम लोगों ने बातचीत कर ली आपके टोटल कितने रूल्स, 4 रूल्स। क्या और भी रूल्स है क्या, तो हाँ, रूल नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। अब देखते हैं रूल नंबर 5 क्या है। देखो कैसा है, आपने फिजिकल स्टेट मेंशन कर दिया, बहुत अच्छी बात। आपने ये बता दिया करके कि मेरे पास जो रिएक्टेंट्स हैं उनकी फलाना फलाना फिजिकल स्टेट है और जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं उनकी फलाना फलाना क्या है, स्टेट्स है। अब होता क्या है कि जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो कई बार रिएक्शन सिंपली 2 चीज़ों को आपने मिक्स किया, ठीक है, थोड़ा सा स्टर किया और रिएक्शन हो जाती है। बट ऐसे भी कई केसेस आते हैं जब आपको आपकी रिएक्शन सिंपली मिक्स कर देने से या सिंपली स्टर कर देने से वो नहीं होती। हो सकता है उस पर्टिकुलर रिएक्शन को होने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको गैस के फॉर्म में उसको क्या देनी पड़ती है, ठीक है, क्या देनी पड़ती है आपको, गैस के फॉर्म में हीट देनी पड़ती है। हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी आपको देनी पड़ती है, मतलब बेसिकली आपको उसको एनर्जी देनी पड़ती है। अब हीट देने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, हीट देने के, ठीक है, आपके बहुत सारे तरीके होते हैं। आप गैस के ऊपर रख दो, बर्नर के ऊपर रख दो,
या फिर आप उसको क्या करो, इलेक्ट्रिकल हीटर आते हैं उसके ऊपर आप रख दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के वाया, या फिर आप लाइट एनर्जी के वाया भी उसको एनर्जी दे सकते हो, है ना। लाइट्स के वाया, आपके लैम्प्स आते हैं, वो लैम्प्स के वाया हम लोग एनर्जी दे सकते हैं। सो एनर्जी देने के बहुत तरीके हैं, हम लोग उस पर बहस नहीं करेंगे, है ना। लेकिन कई ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिन रिएक्शंस को एनर्जी की ज़रूरत होती है, जब तक उनको आप एनर्जी नहीं दोगे वो रिएक्शन बाबा रे बाबा होती नहीं है। आप बैठे रहो कि मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा, मुझे प्रोडक्ट मिलेगा, मेरे को प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा ही नहीं। उसको आपसे क्या चाहिए, रिश्वत चाहिए, एनर्जी चाहिए, ला दे तब मैं काम करूंगी, तब वो आपको प्रोडक्ट देगी, नहीं तो नहीं देगी वो। तो इसीलिए रूल नंबर 5 कि कई ऐसी केमिकल रिएक्शंस हैं जिनको एनर्जी चाहिए होती है, और ऐसी भी कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनको एनर्जी नहीं चाहिए होती, बल्कि पता है हम लोगों को क्या करना पड़ता है, वो रिएक्शन ताकि हो तो उन रिएक्शंस को करवाने के लिए हम एक बड़ा सा बर्फ का कटोरा लेते हैं, क्रश्ड बर्फ का, जैसे आइस गोले वाले के पास होता है ना, उस बर्फ के अंदर अपना कंटेनर डालते हैं, ठीक है, और फिर उस वहां पे रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि बर्फ ठंडी होती है तो वो हमारे रिएक्शन वाले कंटेनर को भी क्या कर देती है, एकदम ठंडा बना देती है। तो उस ठंडे की वजह से रिएक्शंस होती हैं। सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज। रिएक्शन नॉर्मल टेम्परेचर पे भी हो सकती है, मतलब जहां जहां तुम बैठे हो वहां वहां रिएक्शन कर लो, कुछ नहीं करना है, सिंपली 2 चीजों को मिक्स करना है। हो सकता है थोड़ा बहुत स्टरिंग वगैरह करनी पड़े तो करनी पड़े, आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। लेकिन कई रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिन रिएक्शंस को या तो लो टेम्परेचर चाहिए होता है या तो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। सिर्फ टेम्परेचर ही नहीं, प्रेशर भी देना पड़ता है कई बार। तो आपकी रिएक्शंस किस कंडीशन पे हो रही हैं ये बताना पड़ेगा ना। पता चले एक रिएक्शन होती हो 200 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, एक रिएक्शन होती हो 200 डिग्री सेल्सियस पर, और मैं पगले के जैसे अपना कंटेनर लेकर बैठी हुई हूं अभी 40 डिग्री सेल्सियस पर, क्या मेरा प्रोडक्ट बनेगा? क्या तुम खुद सोचो, क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि जिस रिएक्शन को टेम्परेचर चाहिए 200 डिग्री का, मैं उसको लेकर दे रही हूँ 50 डिग्री या 40 डिग्री, क्या वो रिएक्शन करेगा? क्या नहीं करेगा। तो मेरे को चिड़नी मचेगी कि अरे यार मेरा रिएक्शन नहीं हो रहा, मेरा रिएक्शन नहीं हो रहा। मेरा रिएक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं उसको सूटेबल कंडीशंस नहीं दे रही हूँ रिएक्ट करने के लिए, राइट। क्यों नहीं दे रही हूँ मैं सूटेबल कंडीशन? क्योंकि मुझको खुद को नहीं पता। तो इसका मतलब अगर आप किसी भी बुक को पढ़ते हो जिसको पढ़ पढ़ के आप प्रैक्टिकल्स कर रहे हो, उस बुक वाले ने, उस ऑथर ने अगर कोई रिएक्शन लिखी है तो उस ऑथर की ये जिम्मेदारी बनती है, उसका फर्ज बनता है कि उस रिएक्शन के ऊपर फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करने के अलावा कंडीशंस भी मेंशन करो। क्योंकि अगर आप कंडीशंस मेंशन नहीं करोगे तो ऐसे में क्या हो जाएगा, आप लोगों के रिएक्शन करने वाले को ये कभी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है, कि वो रिएक्शन किस टेम्परेचर पे की गई है ना, और किस प्रेशर पे की जा रही है, या फिर कुछ और बातें जैसे कि कौन सा कैटलिस्ट लग रहा है, या फिर इसको पानी चाहिए वगैरह वगैरह। तो आपको कंडीशंस मेंशन करनी चाहिए, ठीक है, दैट मेंशन कंडीशंस, ठीक है, एट विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, वो कंडीशन जिस पे रिएक्शन होती है, ठीक है, ताकि आपकी बुक को पढ़ के कोई दूसरा इंसान अगर क्या कर रहा हो, लैब में प्रैक्टिकल कर रहा हो, तो आपकी बुक को पढ़कर वो क्या कर सके, आप लोगों का परफॉर्म कर सके। इट इज लाइक अ कुकिंग की अगर आप कोई बुक पढ़े हो तो उसमें लिखा रहता होगा ना कि आप इस पर्टिकुलर सब्सटेंस में इतना लीटर 2 कप पानी डालिए, आधा कप शक्कर डालिए, आधे घंटे तक इसको उबालते रहिए वगैरह वगैरह। तो वो जो वर्ड्स वहां लिखे रहते हैं, 2 कप पानी, आधा कप शक्कर, आधे घंटे तक उबालना, 4 सीटी, लाइक उसी को हम लोग केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, कंडीशंस। की हीट दी तो दी भैया, ली तो ली भैया, कितनी ली कितनी दी ये बताओ तो सही, इस तरीके की कंडीशंस को समझाओ तो सही। ये होता है हम लोगों का रूल नंबर 5। अगर ये रूल नंबर 5 नहीं होता है तो ऐसे केस में बाप रे बहुत आप लोगों को क्या हो जाती है, दिक्कत हो जाती है। तो अब हमारी जो सिलेबस है, हमारा जो केमिस्ट्री का सिलेबस है, इस केमिस्ट्री के सिलेबस में आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इस पर्टिकुलर रूल से रिलेटेड। जैसे पहले एग्जाम्पल पे मैं बात करूं, वैसे हम इन एग्जाम्पल्स को वापस से दोबारा पढ़ेंगे, बट स्टिल मैं वापस से एक बार बात कर लेती हूं। आपके पास होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो कि टूट कर बना लेता है CaO और CO2।
लेकिन ये कैल्शियम कार्बोनेट अपने आप टूटकर CaO और CO2 नहीं बनाता। इस कैल्शियम कार्बोनेट को टूटने के बाद ये CaO और CO2 तभी बनाता है जब आप इस तरीके की हीट देते हो, मतलब आप बेसिकली उसको क्या देते हो, हीट देते हो, जब आप उसको गर्म करते हो। अगर तुम उसको हीट बर्नर से दे रहे हो, मतलब बर्नर समझते हो ना, घर में भी बर्नर होता है हमारे, अगर आप वो वाली हीट दे रहे हो उसको, तो हम लोगों को बाजू में इस तरीके का एक ट्रायंगल सिंबल बनाना चाहिए। क्या करना चाहिए, इस तरीके का हम लोगों को क्या करना चाहिए, एक ट्रायंगल वाला सिंबल बनाना चाहिए। अगर आप ये इस तरीके का ट्रायंगल वाला सिंबल बनाते हो तो इससे एक सामने वाले स्टूडेंट को, एक सामने वाले इंसान को ये समझ में आता है कि हाँ करके इस रिएक्शन को करवाने के लिए हीट करना पड़ेगा, बिना हीट किए ये नहीं होगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कई रिएक्शंस को हीट नहीं देते, हम लोग सनलाइट देते हैं या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो तो एरो के ऊपर आपको लिखना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी। अब क्योंकि तुम लोगों ने फिजिक्स में इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर पढ़ लिया है या पढ़ लिया होगा, जो भी आप पढ़ोगे, तो वहां पे आपको टर्म्स पढ़ोगे, जैसे कि इतना एम्पियर करंट देना चाहिए, इतना पोटेंशियल देना चाहिए। तो वो करंट के बारे में और उस पोटेंशियल के बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखनी चाहिए कि इतना एम्पियर करंट देना है, इतना एम्पियर पोटेंशियल देना है, वगैरह वगैरह। हो सकता है कई बार हम लोग रिएक्शंस को कैसे करवाते हैं, कई बार हम लोग रिएक्शंस को किसकी मदद से करवाते हैं, सनलाइट की मदद से करवाते हैं। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा यूवी मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, क्योंकि सनलाइट में तो अल्ट्रावायलेट रेज होती है ना। अगर मैं अल्ट्रावायलेट रेज लेट से यूज नहीं कर रही हूँ, जैसे मान लेते हैं मैं माइक्रोवेव वाली रेज यूज कर रही हूँ, तो मैं ऊपर लिखूंगी माइक्रोवेव। मान लेते हैं मैं कोई दूसरी रेज यूज कर रही हूँ, तो आप कोई सी भी रेज यूज करो, अगर आप उन रेज को यूज करके ब्रेक कर रहे हो, रिएक्शन को कंप्लीट करवा रहे हो, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा करके कि आपने कौन सी रेज यूज की है। आपके सिलेबस में तो देखो सनलाइट ही है, और सनलाइट को हम लोग अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। अब ये हो सकता है कई रिएक्शन से, पता है क्या होता है, हम लोगों के पास रिएक्टेंट होते हैं और रिएक्टेंट्स में हमको डालना पड़ता है कैटलिस्ट। हमको क्या डालना पड़ता है, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट क्या होते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, या फिर तुम लोगों ने सुना भी होगा, बट अभी हम लोगों को वहां क्या डालना पड़ता है, कैटलिस्ट। तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपने कौन सा कैटलिस्ट डाला है भाई, उस कैटलिस्ट के बारे में भी बताओ। कौन सा कैटलिस्ट आप डाले हो तो आपको कैटलिस्ट के बारे में बताना पड़ता है। ऐसी और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कि कितने टेम्परेचर पे हीटिंग हुई, कितने प्रेशर पे हीटिंग हुई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी कंडीशंस को अगर आप क्या करते हो, एक्सप्लेन करते हो, तो हम कहते हैं करके कि हाँ हम लोगों की जो रिएक्शन है वो काफ़ी हद तक क्या है, इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, वो क्या है, इंफॉर्मेटिव है। अच्छा, रूल नंबर 6, क्या अभी सारे रूल्स खत्म हो गए क्या, नहीं, टोटल 7 रूल्स हैं, 7 रूल्स डिस्कस करेंगे। 6वां रूल ये है कि आप लोग जब भी एक केमिकल रिएक्शन लिखते हो, केमिकल रिएक्शन कई बार, जैसा कि मैंने कल बताया था, एंडोथर्मिक होती हैं। कई बार आप लोगों की केमिकल रिएक्शंस बोलो कैसी होती हैं, एक्सोथर्मिक होती हैं। और कई बार आप लोगों की केमिकल रिएक्शंस ना तो एंडोथर्मिक होती है और ना तो एक्सोथर्मिक होती है ना। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार एक केमिकल रिएक्शन एंडो हो, हर बार एक केमिकल रिएक्शन एक्सो हो, ये नहीं होता ना। हो सकता है कि वो दोनों में से कुछ भी ना हो। बट अगर कोई रिएक्शन एक्सोथर्मिक है और उसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलने वाली है बाहर, तो कैसा है कि हीट जब बाहर निकलती है ना किसी भी रिएक्शन में, वो बहुत डेंजरस भी होता है कभी कभी। क्योंकि अगर किसी भी चीज को, किसी भी सोल्यूशन को या किसी भी केमिकल को सडन हीट मिलती है ना, तो कई बार वो केमिकल उचक कर हमारी बॉडी के ऊपर गिर सकता है ना, हम लोगों को डैमेज हो सकता है। तो अगर हम किसी रिएक्शन को कर रहे हैं और अगर हमको पहले से पता हो कि हाँ भाई इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, तो तुम्हें नहीं लगता तुम और मैं सावधानी बरत कर काम करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें और मुझे पता ही नहीं है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में हीट निकल रही है, वो भी बहुत ज़्यादा, तो ऐसे केस में डोंट यू थिंक कि हम लोगों के साथ कोई दुर्घटना घट सकती है। तो ऐसे लिए हमको किसी भी रिएक्शन को इस बारे में भी मेंशन करना पड़ता है वहां पे कि वो रिएक्शन आप लोगों की क्या है, एक्सोथर्मिक है, कि वो रिएक्शन आप लोगों की एंडोथर्मिक है।
ताकि एक स्टूडेंट जो उस रिएक्शन को पढ़ रहा है उसको पढ़ के समझ में आ जाए कि अच्छा इस रिएक्शन में एक्सो है, इस रिएक्शन में ये एंडो है। ठीक है, अब एक्सो एंडो क्या होता है वो तुम तो जानते हो, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि मैडम कैसे रिप्रेजेंट किया है, या फिर इसका मतलब एक्सो है या फिर इसका मतलब एंडो है। बिना टच किए तो पता नहीं चलेगा ना, जब तक हम रिएक्शन नहीं करेंगे। अब बिना टच किए कैसे बता सकते हैं? बता सकते हैं, रूल्स होते हैं हमारे। कैसे? देखो, आपके पास रिएक्शन में एक लेफ्ट साइड रिएक्टेंट का होता है, राइट साइड प्रोडक्ट का होता है। हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस किनको कहते हैं? हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहते हैं जो हीट एनर्जी को क्या करती हैं? एब्जॉर्ब करती हैं। जो बोलती हैं आओ आओ मुझे हीट दो, आओ आओ मुझे हीट दो। यानी कि कभी भी अगर आपको रिएक्टेंट के बाजू में इस तरीके का प्लस दिखे और उस प्लस के बाजू में आपको ऐसा हीट लिखा हुआ दिखे, तो इट मीन्स दैट कि आप लोगों की वो रिएक्शन कैसी है? एंडो है। ठीक है, कि वो रिएक्शन आपकी कैसी है? एंडो है। क्यों वो रिएक्शन आप लोगों की एंडो है? समझ में आ रहा है? क्योंकि वहां पे आपने रिएक्टेंट को क्या दी हुई है? हीट दी है कि जा रिएक्टेंट हीट लेते जा लेते जा लेते जा। या फिर इस चीज को मैं मैथमेटिकली इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकती हूं कि ये जो प्लस हीट वाला सिंबल है इसको मैं यहां ले जाऊं, तो ये चीज बोलो क्या बन जाएगी? ये चीज आपकी बन जाएगी P माइनस हीट। ऐसा भी आप लिख सकते हो, है ना? आप ऐसा भी लिख सकते हो इस चीज को। तो ये दोनों ही रिप्रेजेंटेशन अगर आपको कहीं भी दिखे तो ये समझ जाना कि आपकी जो रिएक्शंस हैं वो कैसी हैं? एंडोथर्मिक है। समझ रहे हो? अच्छा, दूसरी चीज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? तो सुनो, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आप उन रिएक्शंस को कहते हो जो हीट बाहर निकाल के देती हैं, कि लेके जाओ हीट, लेकर जाओ। यानी कि जो प्लस हीट होता है वो बाहर, यानी कि किसके साथ होता है? प्रोडक्ट के साइड होता है। तो अगर आपको प्रोडक्ट के साइड में प्लस हीट लिखा है, ध्यान रखना, माइनस हीट प्लस हीट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट के साइड में प्लस हीट लिखा हुआ दिख रहा है तो समझ जाओ कि वो रिएक्शन कौन सी है? एक्सोथर्मिक है। या फिर अगर मैं थोड़ी सी मैथ्स चलाऊं और अगर मैं इस प्लस को यहां ले आऊं तो ये चीज क्या लिखी जा सकती है? रिएक्टेंट माइनस हीट, और यहां पे आप लोगों का P, तो ये रिएक्शन भी क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक। ठीक है, ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपने आप को ना ज्यादा कंफ्यूज मत करना कि अरे मैम हम तो कंफ्यूज हो गए, हम तो याद ही नहीं रख पाएंगे। आप किसी एक चीज को याद रखो। जैसे मैं इसको याद रखती हूँ, देखो इसको मैं क्या कहती हूँ? एंडोथर्मिक। तो आप इसका उल्टा कर दो। उल्टा मतलब अभी प्लस हीट का सिंबल किसकी तरफ है? प्रोडक्ट के तरफ। अब आप प्लस हीट का सिंबल किसकी तरफ कर दो? आप लोग सॉरी, अभी प्लस हीट का सिंबल किसकी तरफ है? रिएक्टेंट की तरफ। तो आपकी रिएक्शन कैसी है? एंडोथर्मिक। अब आप उल्टा कर दो, अब आप इसी प्लस हीट का सिंबल कहां की तरफ डाल दो? आपके प्रोडक्ट की तरफ डाल दो, तो ये रिएक्शन क्या बन जाएगी? एक्सो। यानी कि अगर आपको एक भी याद है तो आप उससे बाकी क्या कर सकते हो? डिराइव कर सकते हो। फिर अगर आप इसको मैथ्स करोगे, अगर इन दोनों रिएक्शन के बीच में मैथ्स लगाओगे कि ये प्लस हीट वहां जाएगा तो माइनस हीट, तो भी वो वही कहलाएगा। बट किसी एक का याद होना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब बातचीत करते हैं हम लोग रूल नंबर 7 की। अब देखो, रूल नंबर 7 में इस क्लास में डिस्क्राइब नहीं करूंगी, बट रूल नंबर 7 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आपको आपकी रिएक्शन को क्या करना पड़ता है? बैलेंस्ड करना पड़ता है। ठीक है, आपको अपनी रिएक्शन को क्या करना पड़ता है? बैलेंस्ड करना पड़ता है रिएक्शन को। हम बैलेंसिंग क्यों करते हैं इस पे अभी मत जाना, वो कल जब मैं बैलेंसिंग सिखाऊंगी तब बात करेंगे। बट फिलहाल अभी इसमें नहीं जाना। मैंने क्या कहा? हमें रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ता है। अगर आपने सब कुछ कर दिया और आपने रिएक्शन को बैलेंस ही नहीं किया तो आगे जब आप फ्यूचर में कभी केमिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपके बहुत सारे आंसर्स गलत निकल कर आएंगे। सो बैलेंसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज इन अवर केमिस्ट्री। तो इस तरीके से टोटल हम कितने रूल्स फॉलो करते हैं केमिस्ट्री में? 7। और इन 7 रूल्स को फॉलो करके हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, तो हमारी वो एक बैलेंस्ड या फिर परफेक्ट केमिकल रिएक्शन कहलाती है। क्या होंगे हमारे रूल्स? पहले रिएक्टेंट्स को लेफ्ट साइड लिखेंगे, प्रोडक्ट्स को राइट साइड लिखेंगे, दोनों के बीच में एरो लगाएंगे सच दैट कि आप लोगों का जो हेड है वो किसकी तरफ होना चाहिए? प्रोडक्ट की तरफ, और जो टेल है वो किसकी तरफ होना चाहिए? रिएक्टेंट की तरफ। जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक रिएक्टेंट हो, या जरूरी नहीं है आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट हो। अगर आपके पास मोर देन वन रिएक्टेंट या मोर देन वन प्रोडक्ट होते हैं तो उनके बीच में आप कौन सा सिंबल लगाते हो? प्लस का।
आपको फिजिकल स्टेट्स मेंशन करनी होती है, जैसे सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैस के लिए जी, डाइल्यूट के लिए DIL, कंसंट्रेटेड के लिए CONC, एक्वस के लिए AQ। अच्छा, इसके लिए मैं एक दो सिंबल्स और बताना भूल गई। जैसे अगर किसी रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहा है तो प्रेसिपिटेट के लिए वैसे हम सिंबल एक और यूज करते हैं, दैट इज PPT, या फिर PPT की जगह आप इस तरीके का डाउनवर्ड एरो भी यूज कर सकते हो। आप PPT की जगह क्या कर सकते हो, इस तरीके का डाउनवर्ड एरो भी यूज कर सकते हो। ये डाउनवर्ड एरो जहां भी दिखे, जिसके भी बाजू में दिखे, समझ जाने का कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में बोलो क्या हो रहा है, PPT बन रहा है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है, आप लोगों का PPT बन रहा है। अच्छा, और कई बार अगर किसी रिएक्शन में गैस फॉर्म होती है, गैस फॉर्म होने का मतलब होता है प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट के तरफ अगर आपको गैस मिल रही है तो हम लोग जी सिंबल लिखने की जगह इस तरीके का एरो भी बना देते हैं। बट ध्यान रखना मैं प्रोडक्ट की बात कर रही हूं, ध्यान रखना मैं प्रोडक्ट साइड की बात कर रही हूं। अगर किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट की तरफ आपको क्या देखने को मिल रही है, गैस बनते हुए देखने को मिल रही है, इसका मतलब बोलो क्या, वहां पर आप क्या दे सकते हो, वो गैस का सिंबल अपवर्ड एरो दे सकते हो। ठीक है, आप वो गैस का सिंबल क्या दे सकते हो, अपवर्ड एरो दे सकते हो। बस डन, यही हम लोगों की कहानी थी छोटी सी की रूल्स। अब हम लोग एक्चुअली कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वो किसी भी रिएक्शंस की क्या करेंगे, बैलेंसिंग करना सीखेंगे। कल का दिन हम बैलेंसिंग को समर्पित करेंगे, बैलेंसिंग सीखेंगे। फिर जैसे जैसे आप क्या कहते हो आगे बढ़ते जाओगे और चीज़ों को पढ़ते जाओगे, धीरे धीरे कैसा होगा, बैलेंसिंग में अच्छे होते जाओगे। बट कल फिर भी हम लोगों का जो टॉपिक रहेगा वो रिएक्शंस को बोलो क्या रहेगा, बैलेंस करना रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस चीज़ को अभी हम लोग यहाँ पे रोकते हैं, कल इसके आगे से हम कंटिन्यू करेंगे, यानी कि बैलेंसिंग वाले पार्ट से। ठीक है।